हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, आज हम मॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे जो पॉलीमर्स में पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, बॉन्डिंग्स हैं, ये सारी बातें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में। जो हमने 4 टाइप्स की क्लासिफिकेशन की थी उसमें हम ये सब बातें पढ़ चुके हैं, लेकिन ये एक एक्सप्लेनेशन है उन सब बातों की मिला करके, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो सके क्या क्या इनमें होता है पॉलीमर्स में, किस तरह की मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, बॉन्डिंग किस तरह की होती हैं। ठीक है, ये एक उसकी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, तो क्या है, इन पॉलीमर्स द एटम्स आर जॉइंड टू ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। हमें पता है कि पॉलीमर्स में जो एटम्स होते हैं वो किससे ज्वाइन होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी फोर्सेस। ठीक है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं हमारे पॉलीमर्स, इन फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी फोर्सेस। ठीक है, ये हमारे पॉलीमर्स की प्राइमरी फोर्सेस होती हैं। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट पॉलीमर chains are formed depending upon the extent of covalent linkages in the polymer। ठीक है, अब लॉन्ग या शॉर्ट दोनों तरह की ये चेन फॉर्म करते हैं, लेकिन वो डिपेंड किस पर करेगा, एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट लिंकेज के ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, कि कहाँ तक हमारी कोवेलेंट लिंकेज है। अगर वो लॉन्ग होगी, अगर वो ज़्यादा कोवेलेंट लिंकेजेस हो रही होंगी उस पॉलीमर में, तो हमारा लॉन्ग पॉलीमर चेन फॉर्म होगी। अगर कम कोवेलेंट लिंकेजेस उसमें फॉर्म हो रही होंगी तो हमारी शॉर्ट पॉलीमर चेन फॉर्म होंगी। ठीक है, द प्राइमरी फोर्सेस में ऑल्सो ज्वाइन द पॉलीमर्स चेन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, सच लिंकेजेस आर कॉल्ड क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये बात पढ़ चुके हैं क्रॉस लिंकिंग और नेटवर्क पॉलीमर्स में, जिसमें कि हमने एग्जांपल लिया था बेकेलाइट का। हमने बेकेलाइट में बात की थी कि उसमें जो है नेटवर्क्स फॉर्म होते हैं, और वो जो नेटवर्क्स जिन बॉन्ड्स के थ्रू फॉर्म होते हैं वो बॉन्ड होते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड। यही कारण है कि हमारा जो बेकेलाइट है वो हार्ड टफ होता है, रिजिड होता है। ठीक है, वो हार्ड होता है, टफ होता है, रिजिड होता है। ठीक है, तो उसमें कौन सी पाई जाती है, प्राइमरी फोर्सेस। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से बात क्लियर हो गई कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है हमने कहा वो प्राइमरी फोर्सेस हैं। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो प्राइमरी फोर्सेस हैं वो कई बार चेन्स फॉर्म करती हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स पर भी वो चेन फॉर्म करती हैं। सच लिंकेजेस आर कॉल्ड क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, एज अ रिजल्ट द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर सो इजीली। ठीक है, अब हमें पता है कि क्रॉस लिंकिंग हो जाने की वजह से वो टफ हो जाता है, तो उसकी जो चेन्स हैं वो आसानी से स्लाइड नहीं कर पाएंगी एक दूसरे के ऊपर। दिस मेक्स मटेरियल्स टफर, इस वजह से वो टफ हो जाते हैं और लेस फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि अब वो आराम से स्लाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इजीली स्लाइड नहीं कर सकते हैं। क्रॉस लिंकिंग प्रोड्यूसेस हाई मेल्टिंग पॉलीमर्स। तो इससे क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या रहेगा, अब वो क्रॉस लिंकिंग होगी, उसमें नेटवर्क फॉर्म्स हो गए, तो अब जो हमारा पॉलीमर है वो मेल्ट होने में टाइम लेगा, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट उनका हो जाएगा। वल्केनाइज्ड रबर हैज क्रॉस लिंक्स ऑफ सल्फर एटम्स। हमें पता है कि वल्केनाइज्ड रबर में किसके क्रॉस लिंक्स होते हैं, सल्फर एटम्स के। ये सब बात हमने की थी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स में। ठीक है, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड अपॉन द सोर्स कर रहे थे, तो उसमें हमने वल्केनाइजेशन प्रोसेस को अच्छे से किया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें कितना % सल्फर पड़ता है, किस तरह से वल्केनाइजेशन होती है। ठीक है, तो वल्केनाइज्ड रबर फॉर्म होता है। हमें पता है कि जो नेचुरल रबर है हमारा, वो क्या होता है, उसमें पोर इलास्टिसिटी होती है, उसे थोड़ा सा भी अगर हम हीट करते हैं तो वो एकदम से स्टिकी हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसको ट्रीट कर देते हैं सल्फर के साथ, तो वो उसमें क्रॉस लिंक्स ऐड कर देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें क्रॉस लिंक्स पहले होते ही नहीं, उसमें होते हैं क्रॉस लिंक्स, लेकिन ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है,
बहुत कम होते हैं क्रॉस लिंक्स, लेकिन सल्फर उसमें ज़्यादा क्रॉस लिंक्स ऐड कर देता है, जिस वजह से उसकी रिकॉइलिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। मतलब कि वो उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ा देता है, पुअर इलास्टिसिटी से उसकी अच्छी इलास्टिसिटी वो कर देता है। इस वजह से हमारा जो रबर है, अब अगर हम उसे स्ट्रेच भी करते हैं तो वो दोबारा से अपनी शेप को रीगेन कर लेगा। ये टफ होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, यही कारण है कि हम इसके टायर्स बनाते हैं। ठीक है, द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर। हमें पता है कि पॉलीमर्स मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाए जाते हैं, जिनको कि हम वीक सेकेंडरी फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी फोर्सेस होती हैं हमारी कोवेलेंट बॉन्ड्स, सेकेंडरी फोर्सेस होती हैं हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि वैन डर वाल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैंने आपको बताया था कि ये पाई जाती है पॉलीअमाइड्स में। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा जो अमाइड है उसका हाइड्रोजन और कार्बोनाइल का ऑक्सीजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल में पाई जाती है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब कि टू पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगी। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, अगर आपको ये जानना है, अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए, मैं इससे रिलेटेड अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो these intermolecular forces extend all along the polymer chain resulting in significant combined effect। अब हमें पता है कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, तो इसका मतलब पूरी चेन में ये फोर्सेस पाई जाएंगी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में ये होंगी तो ये पूरी चेन में ही होंगी ना, तो यही कारण है कि ये उन पॉलीमर्स को एक तरह से कंबाइंड इफेक्ट देती हैं। ठीक है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें पता है कि ये इफेक्ट करती हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को, ठीक है, हार्डनेस को, इलास्टिसिटी को, मेल्टिंग पॉइंट को, इन सब को ये इफेक्ट करती हैं हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स हैव स्ट्रॉन्गर सेकेंडरी फोर्सेस देन द शॉर्टर वंस, दस दे मेक स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स। अब हम इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, हमने कहा था कि जितना ज़्यादा लॉन्ग चेन पॉलीमर होगा, जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, तो उसमें इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो हाई रहता है। ठीक है, वहाँ पे ये स्ट्रॉन्गर होती हैं। अब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हमने कहा कि जितना लंबा होगा उस पूरे जो हमारा पॉलीमर चेन है उसमें ये सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाए जाएंगी। तो अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ज़्यादा लंबी चेन होगी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगी, तो उसमें स्ट्रॉन्ग भी वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स बनाने के काम आते हैं हमारे लॉन्ग चेन पॉलीमर्स, जैसे कि हमारा पॉलीइथिलीन, इसमें पाई जाती है वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड इसमें हाई रहता है वैन डर वाल फोर्सेस का, क्योंकि पॉलीइथिलीन का सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है। यही कारण है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के काम आता है। ठीक है, हमारा जो पॉलीइथिलीन है वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के काम आता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड बॉन्डिंग इन पॉलीमर्स के बारे में। आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुए हो, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन पर मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो। और नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, जिसमें कि हम एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम सबसे पहले करेंगे। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।